नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। भारतीय राजनीति में हिंदुत्व के मुद्दे के साथ कोई एक पार्टी स्थायी रूप से खड़ी नजर आ रही है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। और अब 9 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल के बाद हितग्राहियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की अपनी रणनीति पूरे देश भर में नए सिरे से बनानी शुरू की है, खासकर जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं वहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के इस हिंदुत्व वाले मुद्दे पर कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी है। वहीं अब यह हैरानी का विषय है कि कांग्रेस भी हितग्राहियों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का अनुसरण कर रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से जिस तरह से अपनी नई रणनीति प्रस्तुत की जा रही है, वहां एक बात समझनी होगी, जिन राज्यों में चुनाव है वहां कांग्रेस अलग अलग ढंग से हिंदुत्व कार्ड को प्रस्तुत कर रही है। जैसे छत्तीसगढ़ में गाय, गोबर और गौमूत्र के अलावा राम और रामायण का विषय यदि आप समझेंगे और सीएम भूपेश बघेल की बातों को आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई हिंदूवादी नेता अपना व्याख्यान दे रहा है। लेकिन ऐसे हालात राजस्थान और तेलंगाना में नहीं है, जहां विधानसभा के चुनाव है। वहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जिस तरह से खुलकर मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है वह भी समझने वाली बात होगी। छत्तीसगढ़ से एमपी के हालात कुछ जुदा है। वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जिस तरह से हनुमान भक्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वहीं उनके समानांतर उनसे पहले वाले कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की राय कुछ अलग होती है। वो ओसामा को ओसामा जी बोलते हैं और जाकिर नाइक को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। ऐसे में यह समझना मुश्किल होता है कि हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व होता क्या है। दरअसल देश की जनता भी समझती है, यदि आप सीधे सीधे हिंदुत्व के साथ खड़े हैं तो आप हिंदूवादी हैं। ये सॉफ्ट हिंदुत्व और हिंदूवादी होता कुछ नहीं है। दरअसल अवसर की राजनीति में अपनी बात को समझाने का जो तरीका होता है वह देश की जनता उन नेताओं से ज्यादा समझने लगी है। पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी जनता ऐसे हिडन एजेंडे को खूब समझती है। आपको याद होगा 1998 से लेकर 2004 तक जब अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन वाली सरकार थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 कोर इशू को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। पहला अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण, दूसरा कश्मीर में धारा 370 हटाना, तीसरा देश में समान नागरिक संहिता। इन तीनों ही मुद्दों पर मौजूदा मोदी सरकार जिस तरह से खुलकर काम कर रही है, वहां से भारतीय जनता पार्टी का एक अलग ही तेवर देखने को मिला। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अयोध्या में जो प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है वो कोई सामान्य घटना नहीं है। ये घटना सदियों तक याद की जाती रहेगी। किस तरह से सनातनी भारत ने 550 सालों तक संघर्ष किया और उसके बाद अब जब मोदी सरकार के कार्यकाल में अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है और जितने भव्य स्वरूप में बन रहा है, इसका सीधा लाभ 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलना स्वाभाविक है। और सही अर्थों में 5 अगस्त 2019 में जिस तरह से धारा 370 और 35 से हटाकर जम्मू और कश्मीर को वास्तव में भारत के साथ जोड़ा गया, इसके पहले जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था, एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेगा। और उनकी जिन संदिग्ध परिस्थितियों में कश्मीर में जेल के अंदर मौत हो गई और उनकी मृत्यु को आज तक भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुषंगिक संगठन के लोग मानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हुई थी। इसमें क्या सच्चाई है यह आज तक रहस्य बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का तीसरा कोर इशू समान नागरिक संहिता, इस पर केंद्र की मोदी सरकार ने एक अलग ही रणनीति अपनाई है। जिस तरह से ट्रिपल तलाक के अलावा जिस तरह से तुष्टीकरण के विरुद्ध में जो प्रयास किए जा रहे हैं और धीरे धीरे से ही इस पर जो माहौल तैयार किया जा रहा है, उस पर राजनीतिक विशेषज्ञों की राय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले देश में समान नागरिक संहिता का कानून भी लागू हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कश्मीर में धारा 370 हटाने से पहले वहां के स्थानीय नेता बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि खून की नदियां बह जाएगी, कश्मीर में कोई तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं होगा। तमाम ऐसी बातों को दरकिनार करते हुए जिस तरह से मोदी सरकार ने अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाया है, वहां से एकदम स्पष्ट छवि भारतीय जनता पार्टी की बनी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के एजेंडे से पीछे नहीं हटने वाली। इस पर कांग्रेस के रणनीतिकारों ने विचार किया होगा, सोचा होगा। शायद यही कारण है कि अब रोजा अवतार की पार्टियां तो बंद हो गई है। अब आपको वो नेताओं की वैसी तस्वीरें दिखाई नहीं आती होगी कि बाकायदा टोपी लगाकर जिस तरह से रोजा अवतार की पार्टी, वो भी सरकारी खर्चे पर सरकारी बंगले में हुआ करती थी। बिहार जैसे एक आध राज्य को छोड़ करके अब ऐसे दृश्य भी बिरले हो गए। ये बदले हुए भारत की बदली हुई राजनीति की तस्वीर है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने खुद के लिए कंफ्यूजन बनाया है सॉफ्ट हिंदुत्व वाला, वहां ये सोचना होगा कि क्या तमाम विपक्षी दल जिसे वो एका करने का प्रयास हो रहा है, क्या कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व वाले एजेंडे पर उसके साथ आएंगे या उसका साथ नहीं देंगे।
दरअसल बदले हुए हालात में देश की अधिकांश युवा आबादी, यहाँ गौर करना होगा कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है, जहाँ की 70% आबादी 35 साल से नीचे है। वो कंफ्यूजन की राजनीति को खूब समझती है कि वास्तव में जो दावा किया जाता है कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग इशू क्यों है, केरल में कांग्रेस का एजेंडा क्या है, मिजोरम में क्या है, कौन से सांप्रदायिक दल के साथ कांग्रेस खड़ी रहती है। जब विदेश में जाकर कांग्रेस के सबसे पावरफुल नेता राहुल गांधी कहते हैं कि मुस्लिम लीग सेकुलर है, और अब जब कर्नाटक में नई नई सरकार बनी है तो वहां के एक मंत्री ने तो यह कह भी दिया कि जो मौजूदा समय में गौ हत्या से जुड़ा हुआ कानून है उसे हटाया जाएगा। दरअसल हमारे देश में आजादी के बाद से जिस तरह का तुष्टीकरण चलता आ रहा है, और खास करके मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर अब जनता पहले से कहीं जागरूक हो चुकी है। लोग हमारे नेताओं से भी प्रश्न खड़ा करते हैं कि उनकी पार्टी की विचारधारा क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, क्या निस्वार्थ के लिए या सिर्फ राजनीतिक अवसर के लिए एजेंडे बदलते रहते हैं, लोगों की सोच बदलती रहती है। किसी राज्य में कोई मान्यता हो, किसी राज्य में कोई मान्यता, अब ये नहीं चलेगा। लोग खुलकर सोशल मीडिया में प्रतिकार करते हैं। ऐसे बदलाव को हमें उत्तराखंड से समझना होगा। कुछ उत्तरकाशी की तस्वीरें आप जो अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे, यहाँ 26 मई को एक मुस्लिम युवक अपने एक साथी के साथ किसी लड़की को अगवा कर रहा था, और उसके बाद जो बवाल मचा, लव जिहाद की बातें अब लोग खुलकर कहने लगे, और 15 जून का अल्टीमेटम दे दिया कि जो मुस्लिम व्यापारी या निवासी हैं वो यहाँ से चले जाएं, वरना इसका फैसला वक्त करेगा। कुछ इस तरह के पोस्टर आपको नजर आ रहे होंगे, कुछ इस तरह के आक्रोश नजर आ रहे होंगे। एकजुट होकर जिस तरह से उत्तराखंड सड़कों पर उतरा है, वहां यह समझना होगा क्या ये सब एक घटना से हुआ? दरअसल ये सच्चाई नहीं है। बहुत पहले से जिस तरह का उत्तराखंड के जंगलों में धीरे धीरे जो मजार जिहाद चल रहा था, वहां सैकड़ों की संख्या में अवैध मजारों को हटाया गया, जो धीरे धीरे जंगलों पे कब्जा कर रहे थे। और वक्फ बोर्ड की साजिश तो आपसे छिपी नहीं है। किस तरह से छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर के तहसील ऑफिस और तमाम ऐसे पॉश इलाकों पर किस तरह से वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा जता दिया था, किस तरह से कानूनी दांव पेच में उलझाकर भारत में इस वक्त वक्फ बोर्ड के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। अब लोग इस पर न केवल प्रश्न करते हैं बल्कि प्रतिकार खड़ा करते हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, जहां औरंगजेब की तारीफ के बाद लोग सड़कों पर निकल आए और प्रश्न पूछने लगे कि हमारे देश को एक मुस्लिम आक्रांता की क्या जरूरत है, कि किस तरह से औरंगजेब के अत्याचारों के बाद भी उसका महिमा मंडन किया गया, और तो और देश की राजधानी दिल्ली में भी औरंगजेब मार्ग तक बनाया गया। ऐसे हालात आखिर क्यों निर्मित हुए, इसके लिए कौन कसूरवार है, ये प्रश्न अब पूरा देश पूछ रहा है। जागरूक हो चुकी जनता जो देश के सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक हालातों से अच्छी तरह वाकिफ हो रही है, अब स्कूल कॉलेजों के सिलेबस से कहीं आगे लोग पूछने लगे हैं और पूछे हुए प्रश्नों के जवाब की समीक्षा भी करते हैं। इस वक्त देश भर में मोदी सरकार के मंत्री अपने सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर जिस तरह जनता के बीच जा रहा है, दरअसल वो 2024 की तैयारी है, लेकिन उसके पहले 2023 का जो विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा, वहां भी लोग एजेंडे और मुद्दों को समझने लगे हैं। और हिंदुत्व का मुद्दा जो पहले अस्पृश्यता से देखा जाता था, अब खुलकर आलिंगन करने के लिए कांग्रेस जैसे सेकुलर दल भी तैयार हैं। इसका देश की राजनीति पर कितना गहरा असर पड़ेगा, कैसी दशा दिशा होगी, इस पर हमको चिंतन करना चाहिए। आज के इस गंभीर मुद्दे पर इतना ही। मैं बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात करूंगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।